बाद आपका स्वागत है। लगातार 10 राज्यों के 96 सीटों का ताजा अपडेट हम सुबह 7 बजे से लगातार लेकर आ रहे हैं और ये प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलती रहेगी। लगातार हम सीटों के बारे में बता भी रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान है और इसी के साथ इस चरण में यानी कि चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर मतदान हो जाएगा। और अगर जो बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा चलिए देवेंद्र जी, पर आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त जो है बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि अभी तक 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता रहे। आंध्र प्रदेश में 9.05% मतदान हुआ है। वहीं बिहार में बात की जाए 10.18% मतदान हुआ है। झारखंड में 11.78% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर में 5.07%। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 14.97% अभी तक मतदान हो चुका है। महाराष्ट्र में 6.45%, ओडिशा में 9.23%। और वहीं बात की जाए तेलंगाना की तो 9.51%, उत्तर प्रदेश में 11.67%, पश्चिम बंगाल में 15.24% मतदान हुआ है। तो ये प्रतिशत मतदान मतलब मतदान के प्रतिशत यानी कि 9 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं और इसके अनुसार हमारी सहयोगी नवजीत कौर ने आपको बताया कि कहाँ कितने प्रतिशत किन राज्यों में मतदान हुए हैं। तो जो 10 राज्य हैं, 10 राज्यों में जो मतदान हुए हैं, चलिए आपको रोकना चाहेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि सीतापुर से बीजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा ने मतदान किया है। प्रत्याशी ने परिवार के साथ किया मतदान, मतदाताओं से की वोट डालने की अपील। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको सीतापुर से, जहां बीजेपी प्रत्याशी ने अपने मत का प्रयोग किया, अपने परिवार के साथ में जाकर मतदान किया है और मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की है। तो आपको बता दें कि सीतापुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा ने मतदान किया है। अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, वोट डाला है और जनता से भी वोट डालने की अपील की है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तो आपको बता दें औरैया से, जहां विधायक गुड़िया कठेरिया ने किया मतदान। परिवार सहित पहुंचे मतदान केंद्र, सभी से मतदान करने की अपील भी की गई है। तो बड़ी खबर औरैया से आपको बता रहे हैं, जहां मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है और सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की है। चलिए बढ़ते हैं और बड़ी खबर की ओर। तो इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से है, जहां मेयर प्रमिला पांडे ने मतदान किया है। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने मतदान किया है और मतदाताओं से वोट डालने की अपील भी की है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेयर ने मतदान किया है और जनता से मतदान करने की अपील भी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मतदाताओं से मतदान करने की अपील की गई है मेयर की ओर से। आपको बता दें कि कानपुर से मेयर प्रमिला पांडे ने मतदान किया है और जनता से भी मतदान करने की अपील की है। क्या है ये? तो देखिए जिस तरीके से जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मेयर ने मतदान किया है और आपको बता दें कि मतदान करने की भी उन्होंने जो है जनता से अपील की है। कानपुर से बड़ी खबर बता देखिए कितना प्रसन्न नजर आ रही हैं और हर मतदाता जब मतदान अपना कर लेता है, मताधिकार का प्रयोग कर लेता है, तो प्रसन्न ही दिखता है। और इसीलिए सेल्फी पॉइंट भी लगाए गए हैं उत्साह के लिए। और किस तरह से सजाया गया है गुब्बारों से और गेट बनाया गया है, ये देखिए कि चुनाव आयोग ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो आज अब हम बात करेंगे, जैसे कि परसेंटेज अभी आपने जो शुरुआत में 9 बजे तक के कुल प्रतिशत मतदान की जहां तक बात हुई थी, तो इसमें सबसे कम अगर जो प्रतिशत मतदान हुआ है तो महाराष्ट्र में हुआ है और अगर जो सबसे ज्यादा देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में हुआ है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। तो हमारे साथ चूंकि इस चर्चा के लिए चर्चा में सम्मिलित होने के लिए हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका पहले परिचय करा दें। संजय यादव जी
वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। और चर्चा की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले प्रतिशत पे ही चर्चा हो जाए कि महाराष्ट्र में सबसे कम प्रतिशत मतदान हुआ है। तो डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहेंगे कि आखिर कारण क्या है कि हर चरण में, तीसरे चरण में भी यही देखा गया, दूसरे चरण में भी यही देखा गया कि महाराष्ट्र में सबसे कम प्रतिशत मतदान 6.45% 9 बजे तक के प्रतिशत आंकड़े आए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, हम हमेशा कहते आए हैं कि जो एक एवरेज मतदान होता है प्रति घंटा भारत में, वो 5% के आसपास रहता है। अगर अच्छा होता है तो 5% से ऊपर चला जाता है, 6-7% तक चला जाता है और आखिरी टाइम में थोड़ा सा और बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ देखा जाए कि 6% 2 घंटे हुआ, यानी कि 5% से बहुत नीचे 3% पे आया है। और ये ट्रेंड कोई इस चौथे चरण का नहीं है, पिछले 3 चरणों में भी आप देख चुके हैं, वहां पे भी 48% से नीचे ही मतदान हुआ है, 50% का वो छू नहीं पाए हैं आंकड़ा। तो इसका मतलब ये है कि जो राजनीतिक रुझान है महाराष्ट्र की जनता का, वो लगता है बहुत कम हो चुका है। मौसम की जहां तक मार की बात कहते हैं तो मौसम की जो मार है, गर्मी तो पूरे हिंदुस्तान में भी है, लेकिन जिस तरीके का वहां मैं देख रहा हूं कि रुझान है या जो राजनीतिक उठापटक चली है, जिस तरीके की आपने देखा था कि बाल ठाकरे साहब की एक अपनी रणनीति थी, उसको तोड़ के उद्धव साहब एक नई रणनीति में आए, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, महाअघाड़ी सरकार चलाई। इससे हमें लगता है वहां का जो वोटर्स है, जो वहां का जो रुझान है, वो काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। साथ में आपने देखा अजीत पवार साहब जो है अलग हुए शरद पवार साहब से, वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। कांग्रेस की हालत आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन वहां गिरती चली जा रही है और वहां आपने देखा कि बड़े नेताओं ने छोड़ के जो है बीजेपी का या किसी उनके एलाइड का जो है दामन थामा है। तो हमें लगता है वहां की जो जनता है उसमें जो रुचि है वो राजनीतिक रुचि कम होती जा रही है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि वोट प्रतिशत पे पड़ रहा है, प्रतिशत पर ये प्रभाव पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है? यहाँ तो 15.24% मतदान हुए हैं। क्या हो सकता है? देखिए देवेंद्र जी, जब भी आप चेंज के लिए जब आप करते हैं तो प्रतिशत जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमको लग रहा है संदेश खाली का जो संदेश है वो केवल जो है कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर जो संदेश खाली वहां तक नहीं गया, पूरे कलकत्ता के ऊपर पड़ रहा है। एक समय कम्युनिस्ट का सिस्टम था, लग रहा था टूटेगा नहीं, उसको जो है ममता दीदी ने तोड़ा। अब हमें लग रहा है कि ममता दीदी की जो राजनीति करने का तरीका है उससे वहां की जनता जो है वो ऊब चुकी है या उससे जो है परेशान हो चुकी है, इसलिए वो एक नए सिस्टम में जाना चाह रही है। तो हमें लग रहा है कि जो बंगाल में इतना अगर मतदान हो रहा है वो किसी न किसी बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। और ये देखने वाली बात है कि पिछली बार हम लोग क्लेम कर रहे थे 20 से 22 सीट और हमने कहा था कि 18 सीट के बीच में आएगी, जबकि अमित शाह 22 सीट के ऊपर क्लेम कर रहे थे और 18 सीटें आई। अब की बार देखिएगा कि आप और ज्यादा सीटें आपको बंगाल में बीजेपी को मिलती नजर आएंगी, बीजेपी को मिलती नजर आएंगी। जी नवजीत, बिल्कुल हमारे साथ संजय यादव जी स्टूडियो से मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते। जी संजय जी, बात की जाए मध्य प्रदेश की 8 सीटों की, तो कैसा क्या टक्कर देखने को मिल रही है? और इसी के साथ 29 सीटों में जो है आज 8 सीटें भी शामिल है। इसके बाद जो है ये अंतिम चरण का मध्य प्रदेश में चुनाव है, क्या कुछ कहना है आपका इसको लेकर? मध्य प्रदेश जो 8 सीट हैं, 8 सीटों में कुछ सीटों पे कांग्रेस टक्कर पे है। जैसे इंदौर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इंदौर में तो अब कोई बचा ही नहीं, एकला चलो है, तो वहाँ तो भाजपा की विन विन है ही। साथ में पर रतलाम में जो GS पटेल जी हैं, गजेंद्र सिंह पटेल सांसद हैं वर्तमान भाजपा के, उनके टक्कर में पोरलाल खरते जी खड़े हुए हैं। तो परंतु मैं गया था क्षेत्र में तो देखा वहाँ पे लोग संतुष्ट तो नहीं थे बीजेपी सांसद से, GS पटेल जी से संतुष्ट नहीं थे। परंतु क्या पोरलाल खरते एक बहुत मजबूत उम्मीदवार ना होने के कारण मतलब मामला उतना बंद सा दिख नहीं रहा है रतलाम सीट भी। यहाँ दूसरी तरफ जाए झाबुआ, तो झाबुआ में कांतिलाल जी लड़ रहे हैं। तो कांतिलाल जी एक बड़े लीडर है, सीनियर लीडर है और आदिवासी और भीलों में बड़े नेता है मध्य प्रदेश के, जो कि मध्य प्रदेश की सरकारों में लगातार मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे और लंबा अनुभव है और सीनियरिटी भी उम्र के हिसाब से भी काफी सीनियर है। तो उनके टक्कर में अनीता नागर
जो मंत्री जी की पत्नी है वो लड़ रही हैं। तो टक्कर तो अब बीजेपी से है सीधे सीधे, अनीता नागर तो उसमें कुछ नहीं है। कांतिलाल भूरिया वर्सेस बीजेपी या मोदी बोले तो वो चुनाव झाबुआ में होगा, जिसमें कांतिलाल जी एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभर के आ रहे हैं सामने। ऐसी करके अपन जाए तो खंडवा भी बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस नहीं है, खंडवा में भी बीजेपी का बढ़िया ठीक है, मतलब जीतने की स्थिति में है। बाकी लगभग सीटों पे मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस बहुत ज्यादा कुछ अच्छा कर पा रही है। हाँ, ये कि ग्वालियर संभाग में जो सीटें हैं कुछ, तो उसमें जैसे नीतू सिकरवार हैं मुरैना से, वो एक दमदार खिलाड़ी है और मजबूती से लड़ रहे चुनाव, हो सकता है कि कुछ उठापटक हो सके। वहीं भिंड में हमारे फूल सिंह बरैया जी लड़ रहे हैं, जो कि एक दलित के बड़े नेता है मध्य प्रदेश में, जो कि बहुजन समाज से निकले हुए और आज कांग्रेस में सिटिंग एमएलए भी हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वहां भी टक्कर अच्छी होगी भिंड में। तो भिंड हो गए, इसको संध्या राय भी उतनी मजबूत कैंडिडेट नहीं है फूल सिंह के कद के अनुसार, तो फूल सिंह बरैया हो गए और ये हमारे नीतू सिकरवार हो गए। इवन ग्वालियर में देखा जा रहा है प्रवीण पाठक जी एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में उभरे कांग्रेस की ओर से। तो फाइट तो लगभग तीनों चारों सीट ग्वालियर संभाग में लगभग सभी सीटों पे। गुना में भी आप देखेंगे तो गुना में भी बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम एक तरफा चीज जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिंधिया जी के साथ साथ जो प्रत्याशी है राव यादवेंद्र सिंह जी, तो वो भी उनके पिताजी लंबे समय तक विधायक रहे वहाँ पे, राव देशराज जी, और इनका भी एक अच्छा वर्चस्व है, सामाजिक समीकरण भी है। तो उसमें कहीं ना कहीं यदि कांग्रेस ठीक से कर पाती है तो टक्कर बराबरी टक्कर होगी। जिसमें ग्वालियर संभाग में तो फाइट बराबर है, पर मालवा जो निमाड़ में वहां पे फाइट कम लग रही मुझे। केवल रतलाम छोड़ के, रतलाम में कांतिलाल मतलब पोरलाल खरते वाली थोड़ी सीट इसलिए मजबूत है कि क्योंकि गजेंद्र सिंह का विरोध है और कांतिलाल भूरिया जी एक मजबूत खिलाड़ी, तो वो एक सीट अच्छी लग रही है मुझे। बाकी ऐसा बहुत कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि हाँ एक सीट मैं भूल गया आपको, देवास सीट जो है जहाँ से राजेंद्र मालवीय जी लड़ रहे हैं चुनाव। तो राजेंद्र मालवीय जी के जो पिताजी थे राधाकिशन मालवीय जी थे, जो कि राज्यसभा भी रहे, मंत्री भी रहे और प्रदेश में भी काफी प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस कमेटी के। तो उनका एक अच्छा प्रभाव है और अच्छे परिवार में गिना जाता है और प्रत्याशी भी बहुत सभ्य और बहुत सुशील, मतलब पढ़े लिखे हर तरीके से सक्षम परिवार है। तो राजेंद्र मालवीय जी का चेहरा अच्छा है वहां पर, तो हो सकता है कि वहां टक्कर हो। तो बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अभी 9 बजे तक के मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत के, तो यहाँ पर जो है 14.97% मतदान अभी 9 बजे तक हुआ है। पहले और दूसरे चरण में आपने देखा कि जिस तरीके से मतदान प्रतिशत घटता हुआ नजर आया था, वहीं तीसरे चरण में जो है थोड़ा ठीक ठाक नजर आया था। वहीं अगर अब चौथे चरण की बात की जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि 14.97% मतदान है। इसे आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? नहीं, चौथे चरण में 14% मतदान होना अभी पहले चरण में अपन बताएंगे पहले घंटे, तो ठीक है, बढ़िया है 14%। और मध्य प्रदेश में मतदान बेहतरीन हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है लगभग और राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश का मतदान ठीक है, औसत है, औसत से थोड़ा ऊपर है, तो बुरा नहीं है और वो बढ़िया मतदान है। और अभी ये बढ़ेगा क्योंकि आज तो मौसम भी थोड़ा बदला लग रहा है सब जगह लगभग, तो मतदान अच्छा होना है। और मध्य प्रदेश का मतदान सर्वश्रेष्ठ मतदान है अन्य राज्यों की अपेक्षा, क्योंकि न ज्यादा कम है न ज्यादा बहुत अधिक मतदान है, पर जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से मतदान निकल रहा है हमारा मध्य प्रदेश में। मौसम का भी यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो थोड़ा सा मौसम ठंडा सा है, कूल सा है, तो थोड़ा सा लोग जल्दी से निकलेंगे। लेकिन बात आप देवास लोकसभा सीट की कर रहे थे, तो थोड़ी सी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को भी दे दी जाए तो बेहतर होगा। यहाँ के इतिहास क्या है, मुकाबला कहाँ से है और कौन कौन यहाँ पे लड़ रहे हैं। जनादेश क्या था 2019 का, तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको देवास की तरफ ले चलते हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी से महेंद्र सिंह सोलंकी है और राजेंद्र मालवीय जो है कांग्रेस से कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और आप तस्वीरों के साथ साथ आपको ग्राफिक्स के माध्यम से चुनाव चिन्ह भी नीचे नजर आ रहे हैं। अब चलिए बात करेंगे, तो आपको बता दें कि कुल मतदाता यहाँ पर कितने हैं, तो एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से नजर डालेंगे कि देवास में कुल मतदाता कितने हैं और महिला मतदाता और पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि 19,31,664 जो है कुल मतदाता है। इनमें पुरुषों की बात की जाए तो 9,89,932 पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 9,41,672 महिला मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं एक बार जनादेश की ओर भी जो है नजर डालेंगे तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं कि क्या कुछ जनादेश रहा था। तो
तो आप टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार जो है दिखा रहे हैं पल पल की अपडेट। तो आपको बता दें कि बीजेपी से जो है जीते थे और कांग्रेस को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ा था। तो आपको बता दें कि महेंद्र सोलंकी बीजेपी से यहां जीते थे और प्रहलाद सिंह यहां पर कांग्रेस से हारते हुए नजर आए थे पिछली बार। चलिए अब एक बार लोकसभा सीटों की ओर भी नजर डाल लेते। तो आपको बता देते कि कुल कितनी यहां पर विधानसभाएं सीटें हैं इस लोकसभा सीट के अंदर। तो आपको बता दें कि आस्था, आगरा, शाहजहांपुर यहां पर जो है सब पे दिख रहा है कि किस तरीके से कमल खिलता हुआ। वहीं सुजालपुर, काला पीपल और सोनकच्छ, देवास और हाट पिपलिया में भी कमल ही यहां पर खिलता हुआ नजर आ रहा है। जी देवेंद्र जी बिल्कुल, ये जो विधानसभा दिख रहे हैं ये 6 विधानसभाएं हो गई, सोनकच्छ तक, काला पीपल और सोनकच्छ तक, और ये कुल 8 विधानसभाओं में 8 में कमल खिला है देवास। बिल्कुल। तो ये क्या दर्शाता है, इसके बारे में हम आपसे पूछेंगे। लेकिन अब आगे की स्थिति और इतिहास के और भी जो है एक बार नजर डाल लेते। तो आपको बता दें कि देवास लोकसभा सीट पर 2009 में सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस से इन्होंने यहाँ पर अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं 2014 में मनोज ने जो है बीजेपी से प्रत्याशी थे और उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 में महेंद्र सोलंकी बीजेपी से थे। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां आपको बता दें कि जतिन प्रसाद ने मतदान किया है। पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हैं और पीएम के तीसरे कार्यकाल के लिए उन्होंने ऐसा कहा है कि वोट करें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उम्मीदवार ने कहा है कि लोग पीएम के तीसरे कार्यकाल के लिए वोट कर रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो जतिन प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। Uttar Pradesh and today in Shahjahanpur are coming out and voting for the Prime Minister Narendra Modi ji, his third term, and the track record that has been here for 10 years of his work. It is everyone to see, and on that basis the people are supporting the Bharatiya Janata Party, the Prime Minister Narendra Modi ji, and our local candidate of Shahjahanpur Arun Sadar. पीलीभीत लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं जतिन प्रसाद। यहाँ पर पहले मेनका गांधी, वरुण गांधी लड़ा करते थे, लेकिन उनका टिकट काटा और कांग्रेस से आए। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता झारखंड सीएम चंपाई सोरेन का बयान सामने आया। मौलिक अधिकार है मतदान, मैंने पूरे परिवार के साथ मतदान किया है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां सीएम चंपाई सोरेन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मतदान अपना अधिकार होता है, इसे अवश्य करें और जनता से भी मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मौलिक अधिकार है मतदान करना, मैंने पूरे परिवार के साथ मतदान किया है। क्या कुछ कहा है चंपाई सोरेन? ये अभी यहाँ नहीं कहेंगे, बाद में। खाली मतदान के लिए हम सबको अपील कर दिया, सब अपना मन से अपना मतदान कीजिए, मतदान मौलिक अधिकार है। तो मतदान मौलिक अधिकार है, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ऐसा उन्होंने कहा है। और मैंने तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया। देखिए कितने खुश चेहरे से अपने पत्नी के साथ ये दिखा रहे हैं कि देखिए हमने मतदान कर लिया है। चलिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम वर्धमान से है, जहां दुर्गापुर से मतदान के दौरान झड़प का मामला सामने आया है। भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा और टीएमसी के बीच झड़प हुई है। बीजेपी पर मतदान प्रभावित करने का आरोप लगा है। भाजपा विधायक लक्ष्मण ने जो है ये आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको पश्चिम वर्धमान से बता रहे हैं। सुनते हैं क्या कुछ कहा है, क्या कुछ आरोप लगा। ঠিক আছে, কিন্তু দুর্গাপুরের টিএন স্কুলে এবং গার্লস স্কুলের সামনে সকাল 6টা থেকে আমাদের এজেন্টদেরকে বারবার হেনস্থা করা হয়েছে। আমাদের এখানকার এজেন্ট আলপনা মুখার্জি 122 নম্বর বুথ, আমার টিএন স্কুলের হাই স্কুল আছে, সোমনাথ মন্ডল 83 নম্বর বুথ এবং রাহুল সাহানি 82 নম্বর বুথ, 3 বার ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করতে হয়েছে। তৃণমূলের গুন্ডারা। শুনুন, সকাল 6টা থেকে সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে 2-4টা সঙ্গে ছেলে রয়েছে, তাদেরকে নিয়ে সকাল থেকে ভোটার দিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। কোনো পোলিং এজেন্ট সকাল থেকে ওনারা খুঁজে পাননি। বাইরে থেকে লোক ডেকে বাইরের লোকজন এনে এখানে ঢোকানোর চেষ্টা করছে এবং ভোটারদেরকে কিছু জায়গায় সেন্ট্রাল ফোর্স চমকাচ্ছিল। সেটা এসে আমরা প্রতিবাদ করি যে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে ভোটারদেরকে প্রভাবিত করছেন। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बिना हिंसा के चुनाव
संभव ही नहीं होगा। बड़ी विचित्र स्थिति है। हम थोड़ा सा इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहेंगे। क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीति होती है वास्तव में बिना हिंसा के अधूरी मानी जाती है? कोई भी ऐसा चुनाव हो, चाहे आप ग्राम स्तर का ले लीजिए, निकाय स्तर का ले लीजिए, या फिर राज्य या लोकसभा जो भी ले लीजिए, बिना हिंसा के तो कोई भी मतदान कहीं भी हुआ ही नहीं। आखिर ये हिंसा का नाता क्या है पश्चिम बंगाल से और चुनाव का? देखिए, जहां गरीबी होती है वहां लोगों के लिए खोने के लिए कुछ नहीं होता है। अगर वहां आप हिंसा करते हैं, थोड़े दिन जेल भी रह आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंगाल जो है एक काफी गरीब हो गया है। उसको कम्युनिस्टों ने राज किया था और जिस तरीके से ज्योति बसु साहब ने चलाया 37 साल तक, वहां पे हर चीज को जो है, जितने इंडस्ट्रियलाइजेशन था, क्योंकि पोर्ट सिटी था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अंग्रेजों के समय का था। नवाब वहां पे थे, सिराजुद्दौला, उसके बाद अंग्रेज आए तो उसको एक इंडस्ट्रियल टाउन की तरह डेवलप किया था, इंडस्ट्री थी। लेकिन वहां धीरे धीरे कम्युनिस्टों का राज हुआ और उन्होंने उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। आज वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है। इवन जब नैनो की बनने की बात आई थी तो ममता जी ने उसका विरोध करके नैनो की इंडस्ट्री को जो है बाद में गुजरात में लगाना पड़ा। तो वहां पे कृषि प्रधान ही रह गया है, छोटे छोटे खेत रह गए हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, गरीबी जो है बहुत ही ज्यादा है। और उस गरीबी के कारण हमको लगता है कि वहां पे जो हिंसात्मक कार्रवाई होती, विशेषकर राजनीतिक के बाद, चुनाव से पहले, चुनाव के बीच और चुनाव के बाद भी वहां आप देखते हैं जिस तरीके की हिंसा होती है, लोग भाग के जो है पड़ोसी राज्य आसाम तक चले जाते हैं। तो इस प्रकार का एक वहां पे ट्रेंड डेवलप हो गया है और इसका मूल कारण हमको वहां की गरीबी नजर आ रही है। वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने नहीं दिया, कम्युनिस्टों ने जो है उसको मार मार के इंडस्ट्रीज को भगा दिया। तो ये जो परिस्थितियां वहां की जो सामाजिक रूप से जो डेवलप हुई हैं, आर्थिक जो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, आज वो राजनीतिक पहलू हो गया। हम लोग समझते हैं कि जो ये राजनीतिक हिंसा है वो राजनीतिक हिंसा नहीं है, क्योंकि राजनीतिक जो है वो आर्थिक से है। अगर वहां पे आर्थिक जो मापदंड है वो राजनीतिक से है कि जो डेवलपमेंट के लिए फंड आएगा उसमें आपको कट मनी बनेगी, उससे जो है आप जो है अपनी इकोनॉमी को चलाएंगे। तो ये जो चीजें हैं सब आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां जो सामाजिक में बदल के राजनीतिक में बदल गई हैं, वो हमको लगती है कि वहां की राजनीतिक हिंसा है, लेकिन मुख्य रूप से उसका कारण आर्थिक ही है जी। और ये हिंसा तभी रुकेगी जब वास्तव में आर्थिक रूप से मजबूती मिले। चलिए हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश की तरफ और बात देवास की हो रही थी और देवास की तस्वीरें हमने कुछ आपको बताई थी, इतिहास के बारे में भी आपको बता दिया था। तो देवास लोकसभा सीट की अगर जो हम बात करें तो खासकर देवास में संजय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुद्दे क्या इस समय चल रहे हैं? देखिए 8 लोकसभा सीटें और शेष बची हैं और इस चरण में 6 बजे तक उसका मतदान हो जाना है। तो देवास में क्या खास है? देवास में खास कुछ नहीं है। मैं तो होके आया वहाँ पे। वर्तमान जो सांसद है महेंद्र सिंह सोलंकी जी, और मैं तो यहाँ तक देखे कि मध्य प्रदेश मालवा में 8 सीट पे लगभग घूम के आया मालवा घर से। भाजपा का जो प्रत्याशी है सरल नहीं है, लोगों से मिलना नहीं चाहता है। मैं शंकर लालवानी जैसे मिला इंदौर में, तो बोलते मिलने के लिए समय चाहिए, लेके आते आप। तो ये कौन सा तरीका है? मतलब कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट है। भाजपा के जितने प्रत्याशी उनको लग रहा है हम तो जीत ही रहे हैं और उनका खुद का तो कुछ है नहीं। हाँ, मोदी जी का जो चेहरा है उस आधार पर जीतने के उनका दावा बन रहा है, परंतु जहां तक देखा गया जितने भी भाजपा के प्रत्याशी हैं इन्होंने कुछ नहीं किया है क्षेत्रों में। देवास में आप जाएंगे, देवास में देखिए आज भी वही स्थिति है, कोई खास अच्छा नहीं है। आज वो क्या है, खास तौर से जो देवास पट्टी है कुछ इंडस्ट्रियलाइज पट्टी है, बाकी तो खेती वाली पट्टी है। तो काश्तकारी वैसे ही पहले से अच्छी है। देवास, शाहजहांपुर, शुजालपुर ये अच्छा काश्तकारी इलाका है और यहाँ के जितने काश्तकार हैं संपन्न काश्तकार हैं और बड़े काश्तकार हैं। तो और वहाँ पे खास तौर से मालवी समाज, खाती समाज, इनका ज्यादा वर्चस्व भी है। तो इन्होंने, हमने पूछा वहाँ पे लोगों से कि सोलंकी जी के साथ, बोला ठीक है वो तो भाजपा के नाम पे वोट करेंगे हम लोग, परंतु वर्तमान वैसा कोई क्रेज नहीं है सोलंकी जी का।
और जहां तक दूसरे प्रत्याशी हैं, राजेंद्र मालवीय जी थोड़ा सरल हैं, सभ्य हैं, अच्छे हैं, मिलनसार हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। अब पद पे रहे नहीं रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका परिवार का एक अच्छी पृष्ठभूमि है और प्रतिष्ठित परिवार है मालवंचल का। तो दोनों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप में राजेंद्र जी ज्यादा सरल और सभ्य लगे, मिलनसार में, हर चीज में लोगों के बीच में तत्परता के साथ जाते हैं, हटते हैं, बैठते हैं। वहीं महेंद्र सिंह सोलंकी जी के पास समय तक नहीं मिलने का लोगों से, आम आदमी से मिलना नहीं है, कहीं फोन करो तो कोई उठाता नहीं है, कोई बताता कहीं है। जो बात कर रहे हैं लग रहा है कि मतलब आप काफी उनसे शुद्ध हैं। मैं तो आप गए थे, आपसे मिले नहीं क्या वो? नहीं, मैं तो बहुत प्रयास किया कि जरा देखा जाए हाँ। कैसा क्या है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ एजेंडे थे तो उनको मैं देना चाह रहा था कि भाई ये समस्या है क्षेत्र की, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो समय नहीं उनके पास। वही मैं गया अनिल फिरोजिया के पास, तो नहीं, चुनाव में ऐसा नहीं है, बातचीत किया जाता है, हैं। बैठा जाता है। मैं गजेंद्र सिंह पटेल जिससे बात हुई, मेरे तो गजेंद्र सिंह ने अच्छे से बात करी, उन्होंने बकायदा मुलाकात हुई है। तो अलग अलग जगह राजेंद्र जी फट से, मतलब जहां थे हमने कहा आप मत आइए, हम पहुंचते, तो मुलाकात हुई। ठीक है, ये बातें जो है, ये बातें जो है आज की कहीं ना कहीं भाजपा का जो प्रत्याशी ओवर कॉन्फिडेंट है, ऐसा लगेगा कि मतदान जो है वो प्रभावित करने वाली बात ना आ जाए। देखिए, हमारे डॉक्टर आलोक सोती जी भी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर कि काफी क्षुब्ध हैं हमारे संजय जी। श्रोती है, यही मैं नहीं क्षुब्ध हूं, इसी प्रकार पूरी देश की जनता क्षुब्ध है नेताओं से। नहीं, अब नेताओं से, बिल्कुल नेताओं से तो हो सकती है, क्योंकि चरण जो है, हाथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है तो इस दौरान, चुनाव के दौरान होगी, बाकी तो हाथ जोड़ के ही जाना है आप लोगों को, हमको, आम आदमी को उनके पास से। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आए अगर जो, तो ये चीज यहाँ पर देवास में देखने को मिली है कि 8 विधानसभाएं हैं और 8 के 8 में कमल खिले हुए हैं यहाँ पर। और ये कमल ये बताता है कि वास्तव में कि यहाँ पर ये बीजेपी का गढ़ इस समय बन गया है। क्या लगता है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कुछ अंतर आते हैं, या कुछ खास, जब 8 के 8 विधानसभाओं में बीजेपी गरज रही है, कमल फूल खिल रहा है, तो लोकसभा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है, या कुछ परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि ये क्षुब्ध होकर के आए हैं संजय जी मुलाकात ही नहीं हो पाई इनसे जी। देवेंद्र जी, जहां तक मैं समझता हूं, जितना चुनाव छोटा हो जाता है उतना ही क्लिष्ट हो जाता है, उतना ही मुश्किल हो जाता है। विधानसभा, लोकसभा से ज्यादा चुनाव जीतना विधानसभा का मुश्किल होता है। विधानसभा से जो नीचे अगर आप लोकल स्थानीय चुनाव में आए तो वहां पे सभासद का चुनाव बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कैंडिडेट बेस हो जाता है और वो जो है पार्टी बेस नहीं होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं, विधानसभा में होते हैं, तो आपके पास जो है आपके पूरे राज्य की जो समस्याएं होती है वो आपके सामने आती हैं, और जब आप लोकसभा में आते हैं तो आपके सामने जो देश की जो समस्याएं हैं उस पे आती हैं। और ये जो लोकसभा का चुनाव होता है वो पूरा का पूरा पार्टी बेस हो जाता है, बेस बहुत कम रहता है। विशेषकर अगर आप 2014 से देखें, जो मोदी की जो लहर आई है 14, उसके बाद 19 और अब की बात 24 है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। और जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं कि पूरे जो विधानसभा आती है इस लोकसभा देवास क्षेत्र में, वो पूरी की पूरी जो है बीजेपी के पास है। तो हमें उम्मीद है कि जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा इनके पास वोट बैंक है तो ऐसी स्थिति में जो है इनका जीतना लगभग निश्चित है। जहां तक बात है मिल नहीं पाए, अक्सर ऐसा होता है कि चूंकि लोकसभा के चुनाव में क्षेत्र बड़ा हो जाता है, कभी कभी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, उनको इतने ज्यादा दौरा करना पड़ जाता है कि वो एक आध लोगों से हो सकता है मिलने का समय ना दे पाए हो या मिल ना पाए हो। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो भी उसमें आता है, पब्लिक सर्विसेज में आता है, तो उसको मिलने में कोई परहेज नहीं होता, क्योंकि जब सवेरे सो के उठता है, आंख मलता है, तो देखता है कि 250-300 आदमी जो है उसकी कोठी के सामने खड़े रहते हैं। वो सबसे बड़े प्यार से जो है कंधे पे हाथ धर के जो है सारे नेताओं को हमने बड़े मिलते हुए देखा है। हमने कहा ये तो हमको कभी जानते नहीं, बड़ी आत्मीयता से गले लगा रहे हैं। तो ये इनकी पब्लिक डीलिंग करने की एक तरीका होता है। तो अक्सर हमने देखा है नेताओं को कि जेब में अगर आप कोई कागज लगा के जाए तो देने की जरूरत नहीं पड़ती, जो बड़ा नेता होता है फट से निकाल लेता है, भले ही जो है बाद में हमारे जाने के बाद डस्टबिन में डाल देता हो। तो इस तरीके का जो बिहेवियर हमने देखा है बड़े नेताओं में, और जो आम नेताओं में वो हमेशा रहता है, बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं। हो सकता है समय अभाव के कारण संजय जी को समय ना दे पाए हो, लेकिन हमें लगता है जो भी नेता होता है, चूंकि मैं
मध्य प्रदेश से नहीं आता हूं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से उनको नहीं जानता हूं। तो जहां तक नेताओं की बात कही जाए, वो काम आपका करे ना करे, लेकिन मिलते बड़े प्रेम से हैं। बिल्कुल, काम करें ना करें लेकिन मिलते बड़े प्रेम से हैं। चलिए, इसी बीच जो है एक बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मतदान किया है। मतदान केंद्र पर सीएम ने बुजुर्ग की मदद की। 81 वर्षीय मतदाता की जो है उन्होंने मदद की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उज्जैन से, जहां मुख्यमंत्री ने मतदान किया है और उन्होंने बुजुर्ग की मदद भी की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है बुजुर्ग महिला की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मदद इन्होंने की है। चलिए, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से चौथे चरण का मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। बीजेपी वार रूम से रख रही है निगरानी। बीजेपी जो है वो रूम से निगरानी रख रही है। आज 8 लोकसभा सीटों पर मतदान है। बीजेपी वो रूम से निगरानी रख रही है। अलग से बनाया गया है महिला वार्ड रूम, और इसके साथ आपको बता दें कि कार्यकर्ता भी जो है वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से ही चल रहा है और मतदाताओं में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। इसी को देखते हुए जो है कि वो रूम भी बनाया गया है। बीजेपी की ओर से निगरानी रखी जा रही है। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। भाजपा विधायक कैलाश राजपूत का आरोप पुलिसकर्मी पर लगाया। आरोप सपा के पक्ष में वोट कराने का आरोप है। बड़ा आरोप निकलकर सामने आ रहा है। भाजपा विधायक ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सपा के पक्ष में मतदान कराया जा रहा है। ऐसा कैलाश राजपूत का बड़ा आरोप निकलकर सामने आया। पुलिसकर्मी पर उन्होंने ये आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया ये? साइकिल का वोट मांग रहे हैं। हो गया यहाँ पर बूथ नंबर 3, 4, 5, 6 के वोट पड़ रहे हैं। यहाँ पर एक उमेश यादव कांस्टेबल है, एक धर्मेंद्र यादव, ये अंदर जाके पूरा सपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अंदर मतदाताओं को धमकाते कि अखिलेश यादव को वोट दो। मैंने इसकी शिकायत आप सभी के सामने पुलिस अधीक्षक कन्नौज को कर दी और निश्चित तौर पर कोई कोई अधिकारी आएगा, इन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। भाई, आपकी ड्यूटी सुरक्षा में आराम से रहिए कि मान लोगों से आप कहेंगे अखिलेश यादव को वोट दो, इन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, मुकदमा भी दर्ज करा। तो दंडात्मक कार्रवाई होगी, मुकदमा भी दर्ज होगा। ऐसी बातें की गई हैं भाजपा विधायक कैलाश राजपूत का आरोप। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया महाकाल के दर पर पहुंचे। अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिया। उज्जैन आरोप संसदीय क्षेत्र से जो है वो चुनावी मैदान में है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने महाकाल के दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है, परिवार के साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं अनिल फिरोजिया। चलिए, अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं और ये तस्वीर जो अभी ब्रेकिंग आपने नवजीत आपने पढ़ा है कि डॉक्टर मोहन यादव ने 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मदद की है। पोलिंग बूथ में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये डॉक्टर आलोक सोती, हम आपसे जानना चाहते हैं, इस पर तो कांग्रेस आपत्ति कर सकती है पोलिंग बूथ में ले जाते हुए जो ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, मतदाता को प्रभावित करने वाली भी बात हो सकती है। डॉक्टर आलोक सोती एक व्यक्ति का मार्गीय चेहरा दिखाना चाह रही है कि एक चीफ मिनिस्टर जैसी पोस्ट पे होके, इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होके, जिसके पास बहुत सी काम होते हैं, बहुत समय का अभाव रहता है, लेकिन उसका एक मानवीय चेहरा भी है। अगर कोई बुजुर्ग मिलता है तो बड़ी आत्मीयता के साथ उसकी जो भी मदद हो सकती है वो करती है। क्योंकि आप जो है ये आपकी जो सर्विसेज हो गई, राजनीतिक सर्विसेज हो गई, वो 24/7 की हो गई है। अब आप ये ऐसा नहीं कर सकते कि आप राजा है और ये प्रजा है। आप एक सेवक हैं। सेवक के रूप में अगर आपने इस तरीके का अपना एक स्वरूप दिखाने की कोशिश की है तो बहुत अच्छी बात है।
इसको वोट प्रभावित करने की श्रेणी में ना रखा जाए तो बेहतर है। इसको ये बताना चाहिए कि आप जो है वोटर्स को और से ज्यादा फैसिलिटीज देना चाह रहे हैं। अक्सर हमने देखा कि एक समय होता है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, कि जब वो आती थी तो उससे पहले आसपास जो है एक वोटिंग रोक दी जाती थी और बड़े उसके रूप में उनको सम्मान के रूप में लाया जाता, तो अकेले ही वो मोहर लगा के चली जाती थी। लेकिन आज आप चेहरा देख रहे हैं बीजेपी का कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह एक मुख्यमंत्री आता है और रास्ते में अगर उसको इस तरीके का कोई मिलता है, बुजुर्ग महिला मिलती है या विकलांग मिलता है, वो उसकी मदद करता है, पहले उसको वोट डालने के लिए सहायता करता है, फिर खुद बांटता है, तो ये एक अलग चेहरा है, ये अलग चीज है, ये कनेक्ट करता है लोगों से। और ये उदार इस चीज व्यक्तित्व को हमारे हिसाब से जो है इसको बढ़ाना चाहिए, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए कि आप सेवक हैं, कोई ये नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बन गए तो आपके लिए सारे रास्ते। जी, एक बात और है कि अगर जिस बुजुर्ग महिला की इन्होंने मदद की है, अब मुख्यमंत्री होकर के अगर जो मदद कर रहे हैं, तो अगर जो दूसरे को वोट देने अगर उसके दिमाग में होगा तो निकल भी जाएगा ना, तो मतदाता को वहां नहीं ऐसा नहीं होता है। अंतरात्मा की आवाज जो है अंतिम समय में जो है वही निकलती है। ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमने भी देखा है कई बार हमारी भी अंतरात्मा जो है हिल जाती है और वोट वहीं डालते हैं जहां अंतरात्मा की आवाज करती है। जी जी, अच्छी बात है ये। तो चलिए हम नवजीत से कहेंगे कि मध्य प्रदेश की 2 और सीटों पर इसकी पूरी व्याख्या करें और बताएं अपने हमारे दर्शकों को। तो चलिए अब जो है धार लोकसभा सीट और इंदौर लोकसभा सीट की बात करेंगे। तो सबसे पहले धार की ओर नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता देते हैं कि सबसे पहले चुनावी मैदान में कौन है। सावित्री ठाकुर बीजेपी से, राधेश्याम मुबेल कांग्रेस से यहाँ पर प्रत्याशी है। आपने देखा कि किस तरीके से टीवी स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि चुनावी मैदान में कौन कौन है। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि कुल कितने मतदाता हैं, इनमें महिला मतदाता कितने हैं और कितनी पुरुष मतदाता यहाँ पर हैं। तो आपको बता दें कि 1,94,300 माफ कीजिएगा 19,43,411 कुल मतदाता हैं। इनमें से जो 9,07,000 नहीं 9,74,599 बिल्कुल पुरुष मतदाता हैं। और महिलाओं की बात की जाए तो 96,92,012 नहीं महिला मतदाताओं की अगर जो बात करें तो 9,69,212 ये मतदाता हैं। और कुल मतदाताओं की संख्या आपने 19,43,411 बताई। इसमें से पुरुष 9,74,599 और महिला 9,69,000। अब जनादेश की बात करें तो बिल्कुल बीजेपी को यहाँ से जीत मिली थी। तो आपको बता दें कि छतर सिंह यहाँ से बीजेपी से जीते थे और गिरवाल दिनेश कांग्रेस से यहाँ पर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इस लोकसभा सीट में विधानसभा सीटों की बात करें तो आपको बता दें कि कुल कितनी विधानसभाएं हैं। तो 8 विधानसभाएं हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सरदारपुर, गंदवानी, कुशी और मनावर, धर्मपुरी, धार, बदनावर, डॉक्टर अंबेडकर नगर ये इसमें शामिल है। जिसमें से आपको बता दें कि 3 पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीनों पर कांग्रेस जो है अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है। देखिए धर्मपुरी में बीजेपी, धार में बीजेपी और महू डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी कि महू में बीजेपी है और बाकी पर 5 पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। तो कांग्रेस के लिहाज से ये महत्वपूर्ण सीट हो गई है। इतिहास के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। तो बिल्कुल एक बार इतिहास की ओर भी नजर डाले थे। तो आपको बता दें कि 2009 में दिलीप सिंह भूरिया बीजेपी से यहाँ पर चुनावी मैदान में थे और उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। वही कांतिलाल भूरिया कांग्रेस ने 2014 में उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी। वहीं आपको बता दें कि गुमान सिंह डामोर बीजेपी से 2019 में, और देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर कि दिलीप सिंह भूरिया बीजेपी से 2009 में यहाँ पर जीते थे। कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस से 2014 में यहाँ पर जीत दर्ज की थी। अब इंदौर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। इंदौर बहुत महत्वपूर्ण है नवजीत को, क्योंकि यहाँ पर नोटा का चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। भोपाल से मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। बीजेपी वॉर रूम में मतदान पर जो है नजर रखी जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मतदान को लेकर बयान भी सामने आया है। बीजेपी के गढ़ मालवा निवाड़ में वोटिंग हो रही है, बड़ी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। पीएम का आज रोड शो और कल होगा नामांकन। तो आपको बता दें कि ऐतिहासिक बहुमत से जीत हासिल करेंगे। 75 से 80% मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है।
तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मतदान को लेकर जो बयान दिया है, ये बयान चलिए अब धार लोकसभा की बात के बाद अब हम चाहेंगे कि इंदौर लोकसभा की आप बात कर लें थोड़ी सी, क्योंकि ये इंदौर सीट बड़ी ही महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर कांग्रेस नोटा का बटन दबाने के लिए प्रचार कर रही है, तो जल्दी से इंदौर के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। चलिए, तो अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं कि चुनावी मैदान में कौन है। शंकर लालवानी बीजेपी से, संजय सोलंकी जो है बसपा से और कांग्रेस का तो आपने देखा कि कांति बम ने कैसा बम फोड़ा कि उन्होंने अपना पर्चा ही उठा लिया। तो अब नोटा, कांग्रेस जो है नोटा का बटन दबाने के लिए यहाँ पर ये भी मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया था अभी। बिल्कुल, और गरमाया ही अभी, आज शाम तक गरमाया रहेगा, फिर बाद में देखेंगे कि क्या होता है। मतदाता के बारे में भी जल्दी से बता दीजिए नवजीत। बिल्कुल, तो अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से मतदाता बता देते हैं कि यहाँ पर कुल कितने मतदाता हैं और कुल कितने महिला मतदाता है। तो आपको बता दें कि 25,02,529 कुल मतदाता है। इनमें से 12,63,169 पुरुष मतदाता है और 12,39,360 महिलाएं मतदाता हैं यहाँ पर। अब इसी के साथ आपको बता दें कि जनादेश की ओर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि जनादेश में 2019 में जीते थे शंकर लालवानी बीजेपी से और पंकज सांघवी कांग्रेस से हारे थे यहाँ पे। अब इस लोकसभा सीट के अंदर कितनी विधानसभा आती है उस पर भी एक बार जो है ग्राफिक्स के माध्यम से नजर डाल लेते हैं। तो देपालपुर में इंदौर 1-2 पे बीजेपी ने यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और इंदौर 3, इंदौर 4 और इंदौर 5 में भी बीजेपी का ही यहाँ पर कब्जा नजर आ रहा है। और बात की जाए राव और सांवेर की, तो यहाँ पर जो है पूरी की पूरी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा नजर आ रहा है। चलिए, इतिहास के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक नजर जो है इतिहास की ओर डालेंगे तो 2009 में सुमित्रा महाजन बीजेपी से यहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। 2014 में सुमित्रा महाजन बीजेपी से जो है लगातार इन्होंने 2 बार आपने देखा किस तरीके से जीत दर्ज की थी। वही शंकर लालवानी जो है उन्होंने 2019 में यहाँ पर अपना जीत दर्ज की थी। और शंकर लालवानी पुनः बीजेपी से यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो थोड़ा सा पहले जो हमको लग रहा है और मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है और मतदान केंद्र सूना सूना सा नजर आ रहा है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हमें हमारी सहयोगी नवजीत के साथ दीजिए थोड़ा सा विराम, जल्द वापस लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़।